वेलकम स्टूडेंट्स, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवों में जनन, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने चर्चा किया था कि 25 दिनों के अंतराल में हम आपको बेसिक से बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करके आपको देंगे और किस तरीका से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे। इस बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। इनमें इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव जानने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 यानी जीवों में जनन से स्टार्ट करेंगे आपको। तो यहां देखेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन में सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो आता है जीवन अवधि, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। अब आती है टर्म की कि लाइफ स्पेन है क्या। सिंपल परिभाषा है कि जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। यानी क्लियर कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन कहते हैं। अब जीवन अवधि को दूसरे शब्दों में जीवन काल भी कहते हैं। अब एक सवाल ऐसे ही पूछा गया था नॉर्मली कि जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक को क्या कहते हैं। पहला था जीवन अवधि ऑप्शन में, दूसरा था जीवन काल, तीसरा था जीवन चक्र और चौथा था ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों, यानी जीवन अवधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स देखते हैं। जीवन अवधि के बाद सेकेंड टर्म्स आती है इस चैप्टर में, जिसे हम लोग कहते हैं जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन को हम लोग कहेंगे क्या भाई, रिप्रोडक्शंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनन या प्रजनन माता पिता या किसी भी जीवों के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो जनन के माध्यम से ही हम लोग संसार में बने हैं। एक जीव दूसरे जीवों की उत्पत्ति करते आते हैं। तो ये जो जनन होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं लैंगिक जनन और एक को कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और अलैंगिक जनन को कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब एग्जामिनेशन के दौरान अक्सर ये पूछा जाता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बनेगा आपका एक लॉन्ग सवाल। कौन सा सवाल बनेगा, लॉन्ग सवाल, यानी डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब यहाँ देखेंगे कुछ कॉमन टर्म्स कि किस तरीका से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपस में डिफर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एक तरफ लिखेंगे सेक्सुअल, एक तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल। सेक्सुअल को हम लोग सिंपली भाषा में कहते हैं लैंगिक जनन और
और एसेक्सुअल को कहेंगे अलैंगिक जनन। क्लियर कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कि लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो भाई इसमें लिखेंगे 2 जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? 2 जीव भाग लेते हैं। और वो भी दोनों जीव कैसे होंगे? तो दोनों जीव होंगे विपरीत लिंग वाले। विपरीत लिंग वाले कहने का तात्पर्य हो गया कि एक या तो एक नर और दूसरा क्या होना चाहिए? मादा होना चाहिए। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखेंगे। लैंगिक और अलैंगिक में मेन अंतर हो गया क्या कि इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव यानी नर या मादा भाग लेंगे और इसमें एक जीव भाग लेते हैं। दूसरे पॉइंट को अगर देखते हैं तो जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक को हम लोग सिंपल कहेंगे गैमेट। तो युग्मक का निर्माण होना, इसके अंतर्गत आएंगे तो युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो युग्मक का निर्माण नहीं हुआ। जिसमें युग्मक नहीं बनेगा उसमें निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो इसमें निषेचन होगी, उसमें निषेचन नहीं होगी। तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसमें निषेचन नहीं होती है। इसके अलावा भी देखेंगे तो कई है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो धीमी प्रक्रिया है और ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये तीव्र प्रक्रिया है। इसके आगे आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है लैंगिक जनन के दौरान? इसमें आनुवांशिक संरचनाओं में बदलाव होता है, यानी जेनेटिक डिफरेंस। इसमें आएंगे तो आनुवांशिक संरचनाओं में बदलाव नहीं होता है। और जिसमें आनुवांशिक संरचनाओं में बदलाव नहीं होता है तो इस कारण अलैंगिक जनन को हम लोग एक पुंजक या फिर दूसरे शब्दों में इसे क्लोन कहते हैं, CLONE क्लोन कहते हैं। तो आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है 2 मार्क्स का कि अलैंगिक जनन को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहते हैं? तो आप सिंपली बताइएगा कि इसमें कोई भी आनुवांशिक संरचनाओं में बदलाव नहीं होता है जिसके कारण इसे हम लोग एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। तो एक कॉमन एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक सवाल आ गया अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक सवाल आ गया कि जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को क्या कहेंगे। तीसरा एक सवाल आ गया कि अलैंगिक जनन को एक पुंजक यानी क्लोन क्यों कहते हैं। ये कॉमन टर्म्स हो गया। इसके अलावा कुछ जीवन अवधियां से भी सवाल आती है, यानी आपसे नॉर्मली सवाल पूछा जाएगा जीवन अवधि से रिलेटेड, जिसको हम लोग कहेंगे लाइफ स्पेन से रिलेटेड सवाल। अब यहाँ लाइफ स्पेन से रिलेटेड सवाल को देखना होता तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी जीवों के बारे में ले लिया जाएगा कि मनुष्य के जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है। तो प्रायः जब भी आएंगे तो हम लोग वहाँ पे डालते हैं 100 वर्ष। समय के अनुसार धीरे धीरे जीवन अवधि घटती जाती है, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे हम लोग क्या कहेंगे कि मनुष्य की जीवन अवधि जो है वो 100 वर्ष है। इसी तरीक़ा से अन्य जीवों के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाथी की जीवन अवधि कितनी है? तो हाथी की डालेंगे 75 वर्ष। कौवे की जीवन अवधि पूछा जाएगा तो कौवे की जीवन अवधि डालेंगे कितना वर्ष? 15 वर्ष। इसी तरीक़ा से अन्य अगर कुत्ते की जीवन अवधि पूछी जाए यानी कुत्ता का जीवन अवधि कितना है तो डालेंगे 20 वर्ष। इसी तरीक़ा से बरगद का जीवन अवधि पूछा जाए तो बरगद का डालेंगे कितना? 200 वर्ष। कछुआ का पूछा जाए तो कछुआ का डालेंगे 150 से 200 वर्ष। पीपल का पूछा जाए तो पीपल का डालेंगे 2000 से 3000 वर्ष। इस तरीक़ा से आपको स्टडी करना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी के पेज में जिसकी भी जीवन अवधि दी गई है उसको आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। जैसे गुलाब का दिया गया है तो आप लोग बताइए गुलाब का जीवन अवधि क्या है। नेक्स्ट दूसरा हो गया केला के पौधा है तो केला के पौधा को जीवन अवधि बताइए कि केला का पौधा कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। घोड़ा, तितली, मक्खी, ये 5 आपके
आपको दिया गया सवाल है जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जीवन अवधि कितने सालों का है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन की विधि को अगर देखते हैं तो बहुत इजी है। आपको दोनों टर्म बताएंगे, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक जनन की विधि पहले समझिए क्या है। लैंगिक जनन की विधि से कॉमन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग कि लैंगिक जनन के विधि में एक नर और एक मादा यानी दो विपरीत लिंग होना अनिवार्य है। अब गुणसूत्र की बात करें तो किसी भी जीवों में अगर मनुष्य में देखा जाए तो गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन 46 के अपेक्षा उसको हम लोग 23 जोड़ा बोलना उचित समझेंगे क्योंकि ये पेयर फॉर्म में रहता है यानी जोड़ा के फॉर्म में। मादा के टर्म में आते हैं तो मादा में भी गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन इसे हम लोग 23 जोड़ा बोलते हैं, तो वो जो कि इंपॉर्टेंट रूप में है। लेकिन नर के शरीर से जो नर युग्मक के रूप में बनेगा उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु, और ये शुक्राणु यानी नर युग्मक के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि मनुष्य में नर युग्मक के रूप में किसे जानते हैं तो आंसर क्या देंगे, शुक्राणु, और इसे इंग्लिश में हम लोग स्पर्म कहते हैं। अगर मादा के शरीर में पूछा जाए कि मादा युग्मक के रूप में क्या निर्माण होता है तो डालेंगे अंडाणु। ये कैसे युग्मक हो गए, तो ये हो गए मादा युग्मक हो गए। और अंडाणु यानी ओवम भी कहेंगे या एक कहेंगे, और याद रखेंगे कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अगुणित कहने का तात्पर्य हो गया हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी आधा। अगर गुणसूत्र 2n है तो युग्मक हमारा क्या होगा, n होगा। इस बात को याद रखेंगे। फिर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग निषेचन कहेंगे। इसे कई शब्दों में निषेचन कहेंगे, संयुग्मन कहेंगे, यानी इंग्लिश में अगर जानेंगे तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। इसे ही हम लोग फ्यूजन भी बोल सकते हैं नॉर्मली कि ये फ्यूजन हो गया। और निषेचन पश्चात क्या बनेगा, युग्मनज। यहां पे गौर करने वाली बात है, एक हो गया युग्मक और एक हो गया युग्मनज। यहां कंफ्यूज नहीं करना है, यहां कंफ्यूज करने से प्रॉब्लम होगा। अगर आपसे पूछा जाए युग्मक कैसे होते हैं तो आंसर में टिक लगाएंगे हैप्लॉइड यानी अगुणित। अगर आपसे पूछा जाए कि युग्मनज कैसे होते हैं तो ये देंगे डायप्लॉइड यानी द्विगुणित यानी डायप्लॉइड। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक से ही क्या निर्माण हुआ, यानी युग्मनज का निर्माण हो गया। और युग्मनज जो होते हैं वो कैसे होंगे, वो डायप्लॉइड होंगे। तो यहाँ ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि नर के शरीर में नर युग्मक के रूप में किसका निर्माण, शुक्राणु। मादा के शरीर में मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण, अंडाणु का निर्माण। युग्मक कैसे होते हैं तो युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मनज कैसे होते हैं तो युग्मनज द्विगुणित होते हैं। ये एक कॉमन सा लैंगिक जनन की विधि है जो कि उच्च वर्गीय प्राणियों में अक्सर देखा जाता है। आगे आएंगे हम लोग टर्म्स तो देखेंगे कि इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम लोग अलैंगिक जनन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो अलैंगिक जनन से ज़्यादातर आपका जो सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार है। तो अलैंगिक जनन की विधि पहले जानते हैं। अलैंगिक जनन की विधि में ये पता चला कि भाई सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। कैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, सिंगल पेरेंट्स। और सिंगल पेरेंट्स को हम लोग यूनी पेरेंट्स के नाम से भी बोल सकते हैं, यानी सिंपल भाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं एकल जीव। कैसे जीव रहेंगे, एकल जीव यानी सिंगल पेरेंट्स रहेंगे। अब यहाँ पे टर्म देखना है कि जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है यानी कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक जीवों से दो जीवों का निर्माण होता है। यानी जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये अमीबा है। अमीबा में सबसे पहला जो विभाजन होगा वो केंद्रक विभाजन होगा, यानी केंद्रक इनलार्जमेंट होगा और विभाजन होगा इसका। तो यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोशिका में पहला विभाजन किसका होगा तो सवाल में जवाब में हमेशा टिक लगाएंगे क्या, केंद्रक विभाजन। फिर केंद्रक विभाजन के बाद धीरे धीरे इसके कोशिका द्रव्य में विभाजन हो गया। जैसे ही केंद्रक विभाजन हो जाएगा फिर अगला विभाजन जो होगा वो कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो सेकेंड विभाजन हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन। फिर विभाजन के दरमियान एक मदर सेल से दो डॉटर सेल यानी एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ऐसी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। अब अलैंगिक जनन के अंतर ही एक सवाल आता है जो कि कई बार पूछा गया है कि विखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है, विखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है। ये सारे सवाल आए हुए हैं कि विखंडन और मुकुलन में क्या होते हैं।
तो विखंडन के अंतर्गत हम लोग चलेंगे अगर तो देखेंगे इसके अंतर्गत द्विखंडन भी है और बहुखंडन भी है। अब मुकुलन में देखेंगे तो किसी भी शारीरिक भाग में वर्धिक या कायिक भाग में वृद्धि हो जाता है, कायिक वृद्धि, जिसको हम लोग कह सकते हैं बर्ड फॉर्मेशन, कलिका भी बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो बर्ड फॉर्मेशन यानी इसको हम लोग कहेंगे कलिका निर्माण। अब ये जो अक्सर जो सवाल होता है कि मुकुलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आंसर देंगे हाइड्रा में। कहाँ पे डालेंगे टर्म्स, यानी हाइड्रा में और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में। और इधर जो है द्विखंडन जो है ये अमीबा में, और बहुखंडन भी अमीबा में होती है। ऐसा नहीं है, फेवरेबल क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ऐसे तो प्रायः द्विखंडन यानी अमीबा आसानी से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल क्लाइमेट रहने के कारण ये अपने ही अंदर विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, और धीरे धीरे फिर जैसे मौसम अनुकूल होने लगता है तो इसका जो बाहरी आवरण है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, ये सिस्ट फिर फाइनली टूट जाता है और फिर ये नेचर में फैल जाते हैं। तो अमीबा हो गया इसमें भी और इसमें भी हो गया अमीबा, मतलब द्विखंडन और बहुखंडन में। तो सिंपल बोलेंगे द्विखंडन यानी 2 भागों में विभाजित, बहुखंडन में कि कोई विधि 2 भागों से अधिक भागों में विभाजित होती है, यानी 2 भाग के अलावा कई अन्य भागों में टूटते हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बहुखंडन करते हैं। तो एक सवाल ये भी आता है कि विखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है। अब आते हैं अलैंगिक जनन के ही प्रकार में एक सवाल है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। इसे दूसरे शब्दों में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस भी कहते हैं। अब आपके नज़र में ये देखना है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होता क्या है। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, समय थोड़ा कम रहने के कारण आपको रिवाइज करा रहे हैं बहुत फास्टली, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि आप पढ़ ही चुके होंगे, बस जो थोड़ा डाउटेड है उसको क्लियर करना है। कायिक प्रवर्धन यानी जिसको कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस या वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो अब देखेंगे कि भाई कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत किसी भी जीवों का जो निर्माण होता है उसके अन्य भागों से, यानी जैसे कह सकते हैं कि तना से या जड़ से या पत्ती से, किसी अन्य भागों से अगर पौधे या जीवों का निर्माण हो रहा है तो ऐसे प्रवर्धन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि आलू में आँख के रूप में किसे जानते हैं। तो आलू का जो निर्माण होता है वो कंद या आकंद से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर। अदरक में होता है राइजोम। अदरक में क्या होता है, राइजोम। इसके अलावा अगर देखना चाहेंगे हम लोग प्याज में, तो प्याज में कहते हैं सलक कंद, जिसको हम लोग बल्ब के रूप में भी जानते हैं, बल्ब, है ना। इसके अलावा कई और भी है, तो आप लोग सर्च करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि भाई पुदीना में किस प्रकार का होता है, घास में किस प्रकार का होता है, ओल में किस प्रकार का होता है ना। तो इस तरीक़ा से कई ऐसे हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो आप सर्च करके जरा ये बताइए कि पुदीना में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन, घास में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन, ओल में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन, जलकुंभी में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन। तो इस टाइप का जो टर्म्स है ये सब अपने तरीक़ा से सर्च करें और हमें कमेंट्स में बताएं। फिर सही होने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट मतलब कौन कौन सा जवाब है इसका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये तो था कॉमन कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन आता है मासिक चक्र की प्रक्रिया, जो चैप्टर 1 से जुड़ी हुई है, मासिक चक्र की प्रक्रिया। और इसके अगेंस्ट में एक सवाल पूछ दिया जाता है ऊष्मीय चक्र की प्रक्रिया। ऊष्मीय चक्र को ही हम लोग दूसरे शब्दों में मध्य चक्र कहते हैं, और मासिक चक्र को हम लोग दूसरे टर्म्स में अंडाशयी चक्र भी कहते हैं, क्योंकि अंडाशय में होने वाली प्रक्रिया है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अंडाशयी चक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल।
और इसे कहेंगे ऑस्ट्रिच साइकिल। अब ये जो होता है ये हम लोगों जैसे प्राणी में होता है, 2 पैर वाले में। ये होते हैं 4 पैर वाले में। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो जैसे गाय, बकरी, ये सब जो है ये सब ऑस्ट्रोसाइकिल को फॉलो करते हैं। हम लोगों के टर्म में आएंगे, ये तो मनुष्य हो गया, बंदर, चिंपैंजी। ये सवाल पूछा भी गया है ऐसे, इनमें से किस में मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है और किस में क्या होती है, उसमें चक्र या मध्य चक्र की प्रक्रिया होती रहती है। इसके अलावा एक सवाल होता है कि जब जीवों में या पक्षी वर्ग अंडे देते हैं, तो जो जीव अंडे देते हैं उसे हम लोग कहते हैं अंडपरजक। यानी इसमें कौन सी प्रक्रिया हो गई, अंडपरजक, जिसको कहेंगे ओविपेरस। और जो जीव अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं तो उसे कहते हैं सजीव प्रजक, और सजीव प्रजक को हम लोग कहेंगे विविपेरस। विविपेरस। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, अंडपरजक और सजीव प्रजक में किसकी उत्तरजीविता बेहतर है। उत्तरजीविता कहने का मतलब है कि कौन ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, यानी किसकी सर्वाइवल चांस ज़्यादा है। तो आपके नज़र पे देखिए कि किसकी सर्वाइवल चांस ज़्यादा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों में किसकी सर्वाइवल चांस ज़्यादा है, तो आप सवाल में टिक लगाएंगे भाई किसकी, सजीव प्रजक की। क्योंकि अंड प्रजक के लिए जब कभी पक्षी वर्ग भोजन के लिए कहीं और जाते हैं तो कोई परभक्षी आकर उसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी कारणवश वातावरण अनुकूलित ना होने के कारण या ज़्यादा बारिश होने के कारण इसके घोंसले से अंडे टूटकर ये बिखर सकते हैं, तो ज़्यादातर सर्वाइवल नहीं हो पाते हैं। लेकिन सजीव प्रजक में क्या होता है कि ये माँ के देखरेख में रहता है और इसका आसानी से पालन पोषण हो सकता है, सही तरीक़े से न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो इसलिए सजीव प्रजक जो है अंड प्रजक से कहीं ना कहीं क्या है, बेहतर है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि अंडे देने वाले प्राणी अंड प्रजक कहलाते हैं, और जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक के रूप में जानते हैं। और भी कई तरीक़ा के सवाल हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं, यानी चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। आपके पास चारों ऑप्शन है, ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगैव और केला। तो आप जब पढ़े होंगे इसको तो आप पढ़े होंगे जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई बंगाल का आतंक, तो आप देखिए जलकुंभी कैसे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये शांत जल में पाए जाते हैं। यहाँ गौर करेंगे कौन से जल में पाएंगे, शांत जल। अब इस शांत जल जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं स्थिर जल, यानी स्टैग्नेंट वाटर। तो पहला पॉइंट हो गया कि सर ये शांत जल में पाया जाता है। दूसरा ये बताएंगे कि इसमें जो विधि होती है ये होती है भूअस्तारिका, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफसेट। यानी आपको थोड़ा देर पहले हमने सवाल पूछा था कि किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है जलकुंभी में, तो आंसर क्या हो गया, भूअस्तारिका यानी ऑफसेट होती है। अब जैसे ही भूअस्तारिका विधि होगी ये क्या करेंगे, गहरे पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचना चालू करेंगे। ऑक्सीजन को खींचना चालू करेंगे तो इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। और जब तेज़ी से वृद्धि होने लगेगी तो संख्या बढ़ जाएगी, और जहाँ इसकी संख्या बढ़ेगी तो इसमें ये कहाँ रहेगा, तो ये एक प्रकार का जलीय प्राणी है, यानी जलीय पौधे हैं। अब ये ठहरे हुए शांत जल में ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी खींच लेंगे। किसको खींच लेंगे भाई, ऑक्सीजन को खींच लेंगे। तो जब ऑक्सीजन को खींच लेंगे तो जल में ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, और जल में ऑक्सीजन लेवल घटने से मछलियाँ तथा अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। मछलियाँ तथा अन्य जलीय जीव क्या होते हैं, किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। और ये और बंगाल का जो मुख्य खेती के तौर पे, यानी कि जैसे उसका बंगाल में मुख्य तौर से मत्स्य पालन यानी मछली पालन ज़्यादा होता है, तो ये कहीं ना कहीं जलकुंभी बंगाल के मछली पालन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं बंगाल का आतंक। तो आपका सही आंसर हो गया कौन, जलकुंभी। अगैव एक प्रकार का जीरोफाइटिक पौधा है। जीरोफाइटिक कहने का मतलब है कि जो सूखे जगहों पे स्थानों पे सर्वाइव करते हैं, तो ये तो होगा नहीं।
केला तो है नहीं और दूसरा ये ब्रायोफाइलम है। तो ब्रायोफाइलम में याद रखेंगे कि ये भी एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो पत्तियों से होता है। किससे होता है? यानी पौधे का जो निर्माण पत्तियों से होता है, तो ये ब्रायोफाइलम है। तो सही आंसर है आपका क्या? जलकुंभी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है और लगा देगा आंसर में क्यों, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2 मार्क्स का। या फिर सिंपल बोलेंगे कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं और क्यों, तो ये हो जाएगा 2 मार्क्स का। और अगर सिंपली अगर देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा तो टिक लगाएंगे, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे भी ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि जलकुंभी है, हाइड्रिला जल के अंदर रहता है तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं खींचता है, कमल जल से बाहर रहता है, धान भी जल के बाहर ही है। तो ये सब कहीं ना कहीं ये आपका सही आंसर कौन हो गया? जलकुंभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है? अब यहाँ गौर करेंगे, नर और मादा में युग्मन, यानी नर दूसरी तरफ क्या हो गया? मादा। तो नर के शरीर में युग्मक के रूप में क्या बना भाई? शुक्राणु। और मादा के शरीर में क्या हो गया भाई? अंडाणु। और ये शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी। और निषेचन के फलस्वरूप क्या हो गया कि युग्मनज बनेगा। युग्मनज यानी जायगोट बनेगा और युग्मनज से भ्रूण की उत्पत्ति होती है, यानी भ्रूण यानी संतान बनेगा। और ये सारे प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करते हैं? लैंगिक जनन की होती है। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर आपके क्या है? लैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन तो होगी नहीं क्योंकि एक जीव भाग लेते हैं, वर्धी कायिक यानी किसी पौधे के तने से भाग या डेवलपमेंट होगा, मुकुलन तो होगा नहीं भाई। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया इसका आंसर लैंगिक जनन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य चक्र किस में पाई जाती है? तो यहाँ तो 4 फुटेड हम आपको बताएं कि जो 4 पैर वाले हैं कौन है, जैसे गाय, भेड़ और कुत्ता, ये तीनों में पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला टर्म देखेंगे। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ से होते हैं? जो निम्न श्रेणी होते हैं यानी जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह, तो जितने भी सूक्ष्म जीव है जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब जो सूक्ष्म जीव है वो ये इसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव यानी निम्न वर्गीय जीव। हाँ, तो ये निम्न वर्गीय जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं। उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं हम लोग, यानी जैसे मनुष्य, गाय एटसेट्रा। तो हम लोगों में किस प्रकार का, ये उच्च श्रेणी कहा यानी हम लोगों में किस प्रकार का होगा? तो हम लोगों में जो संतान बनता है वो माँ के गर्भ के अंदर बनता है। तो हम लोगों में कैसी निषेचन की प्रक्रिया यानी आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगले पॉइंट में देखेंगे सलग कंद यानी बल्ब। ये आ गया बल्ब। बल्ब में आपको कहे थे कि प्याज होगा, यानी बल्ब कैसा दिखेगा भाई? तो बल्ब दिखता भी है प्याज की तरह। तो अब तो ऐसा गौर करेंगे, यानी बल्ब याद रखने के लिए ट्रिक याद करेंगे कि सलग कंद यानी बल्ब में किस प्रकार का प्याज। आलू में तो ट्यूबर हो गया, ट्यूबर यानी जिसको हम लोग कहेंगे कंद ना। दूब घास जो है, दूब घास हो गया ऊपरी भूआस्तरी, ऊपरी भूआस्तरी, ऊपरी भूआस्तरी जिसको हम लोग कहते हैं रनर। अगर आप ऐसे देखिएगा तो दूब घास, एक दूब घास हुआ फिर दूसरा दूब घास हुआ, ऐसे ऐसे उगता रहेगा। आप मैदान में ऑब्जर्व कीजिएगा कि तो इस तरीक़ा से दूब घास चलते रहता है। और अदरक, अदरक में होता है राइजोम जिसको हम लोग प्रकंद कहते हैं। तो ये इंग्लिश वर्ड हो गया राइजोम, आंसर हो जाएगा प्रकंद। तो सही आंसर सलगकंद का क्या हो गया? प्याज हो गया। नेक्स्ट आएंगे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो फलोपियन नलिका में होगी। आप चैप्टर 3 के दौरान हम आपको बताएंगे कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जब शुक्राणु यानी स्पर्म का मूवमेंट मादा जनन तंत्र के अंतर्गत होता है तो फलोपियन नलिका, फलोपियन नलिका के इंटरनल पार्ट में ओवम का मूवमेंट होता है और इसी जगह पे फलोपियन नलिका में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। गर्भाशय और वसीय भाग और अंडाशय वगैरह में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट आगे आएंगे प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। तो आप थोड़े पल के लिए प्राकृतिक छोड़ दीजिए, क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। यानी अनिषेचक जनन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? तो अनिषेचक जनन की प्रक्रिया जो होती है तो सही आंसर हो गया इसमें मक्खियों में भी पाई जाती है, मधुमक्खी में भी, मच्छर में भी और इनमें से सभी। तो सही आंसर दे देंगे कि अनिषेचक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो इनमें से सभी में पाई जाती है। यानी सही आंसर आपका मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर और इनमें से सभी। तो ये
तीनों यानी जिसमें अगुणित टाइप से डेवलपमेंट होता है। और ये अनिषेचक जनन जो है वो बिना निषेचन, अनिषेचक जनन की परिभाषा जो आएगी तो किसी भी जीव का निर्माण बिना निषेचन के हो तो उसे अनिषेचक जनन कहते हैं। तो ये सब क्या है, अगुणित कंडीशन है, और अगुणित यानी बिना निषेचन के दौरान हो, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। ये द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है ये है आपका पुष्प से संबंधित, और ये पुष्प का जो है वो आपको हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कशन करेंगे। इसका सही आंसर हो गया भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियोसिक, सॉरी एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आएंगे, ईस्ट में प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अलैंगिक जनन के दौरान मुकुलन में ईस्ट की प्रक्रिया होती है, विखंडीकरण इसमें नहीं होगा, ये अमीबा में होगी। परागन की प्रक्रिया पुष्पों में होगी, तो सही आंसर आपका है मुकुलन, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे आएंगे टर्म्स, देखेंगे युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं। गौर करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए युग्मक, तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, और अगुणित को हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, और कोडिंग लैंग्वेज में इसे हम लोग एन कहते हैं। लेकिन युग्मक के जगह अगर आपसे युग्मनज पूछा जाए तो आप जवाब देंगे द्विगुणित यानी डैप्लॉइड, और कोडिंग लैंग्वेज में इसको कहेंगे 2n। तो युग्मक सामान्यता कैसे होते हैं, तो भाई हैप्लॉइड होते हैं। डैप्लॉइड यानी 2n तो नहीं होगा, 2n तो नहीं होगा, n वालों हो जाता है। पॉलीपेप्लाइड तो नहीं होगा, और नलीप्लाइड भी नहीं होता। एक सवाल पे गौर करेंगे, एक सवाल इंपॉर्टेंट युग्मक से रिलेटेड आपका एक सवाल आ गया क्वेश्चन। जैसे अगर पूछे भाई गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए गुणसूत्र कैसे होते हैं तो आप सवाल में देंगे द्विगुणित यानी 2n। लेकिन अगर इसी जगह क्वेश्चन गुणसूत्र की जगह अगर पूछ दिया जाए युग्मक गुणसूत्र कैसे होते हैं, युग्मक गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो जब भी कभी गुणसूत्र के पहले अगर युग्मक लग जाए तो उसको हैप्लॉइड कंडीशन में लेते हैं। यानी ये पूछा जा रहा है कि इसके बारे में कि युग्मक जो है ये कैसे होते हैं युग्मक गुणसूत्र, तो अगर क्वेश्चन युग्मक गुणसूत्र रहेगा तो वहाँ हैप्लॉइड यानी एन टर्म्स यानी अगुणित कहेंगे। तो ये सवाल यहाँ से चर्चा कर रहे थे, इसलिए ध्यान आ गया, तो इसको भी फोकस कर दिए, आप इसको भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट अगला जो टर्म्स आएंगे हम लोग, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा। तो अभी थोड़ा देर पहले ही हमने चर्चा किया कि भाई अदरक में क्या होगा, भाई राइजोम के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला पॉइंट है जैम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। तो जैम्यूल्स का निर्माण हमेशा स्पंज में होता है। जैम्यूल्स क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसके जो कि स्पंजों में पाया जाता है, और ये प्रजनन करने में सहायता करता है, तो आंसर हो जाएगा स्पंज में होगा। अमीबा में तो होगा नहीं, हाइड्रा में होगा नहीं, और ईस्ट में होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पंज में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसी प्राणी है, तो एक लिंगी हम लोग होते हैं जिसमें नर सेपरेट और मादा भी क्या सेपरेट होते हैं। लेकिन जब ये नर और मादा गुण दोनों एक में हो जाए तो ऐसे प्राणी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी। और द्विलिंगी का ही दूसरा नाम है उभयलिंगी, उभयलिंगी, और उभयलिंगी यानी हर्मोफ्रोडाइट। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट यानी, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल, यानी दोनों लिंग उसमें मौजूद है। यानी ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों के गुण अगर पाए जाएंगे तो ऐसे टर्म्स को हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। चलिए यहाँ आते हैं कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं। ये डिस्कशन करेंगे आपको हम अगले क्लास में यानी चैप्टर 2 के रूप में, जब हम आपको पूरा फ्लावर के डायग्राम को समझाएंगे तो उसमें क्लियरली कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। तो समान जीव प्राप्त होने वाली बात आएगी, तो यहाँ समान जीव के रूप में देखेंगे कि एक समान, समान का अर्थ हो गया कैसे, यानी एक समान, और एक समान कहने का मतलब कि एक जैसे जीव होंगे। तो ये प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन में। किसमें होती है, अलैंगिक जनन में, और ये हमारे तीनों के तीनों जो है वो लैंगिक जनन का हिस्सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन, विखंडन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो सही आंसर है अमीबा और
पैरामीशियम में, तो इसको टिक लगाएंगे कौन सा, डी नंबर। जलकुंभी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया किससे होती है? तो मुकुलन अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, और मुकुलन जो होती है वो ईस्ट में, किसमें होगा? सही आंसर ईस्ट में। और अगर ईस्ट नहीं रहेगा तो ऑप्शन में तब रहेगा हाइड्रा, यानी ईस्ट और हाइड्रा में कौन सी विधि होती है? मुकुलन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो सही आंसर है बांस। बांस धरती में पाया जाने वाला सबसे बड़ा घास है, और सबसे बड़ा घास के रूप में बांस को जाना जाता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार क्या करता है? पुष्पन की प्रक्रिया पैदा करता है, तो इसलिए सही आंसर आएगा बांस। यहाँ पे ऋतुस्राव चक्र होना चाहिए था, ऋतुस्राव चक्र। और जहाँ ऋतुस्राव चक्र है तो यहाँ आ जाएगा इनमें से सभी, यानी मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है, और मासिक चक्र को ही हम लोग अंडाशय चक्र भी कहते हैं, और इसे ही ऋतुस्राव चक्र भी नाम डाल देते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? ये तीनों में होती है, तो आंसर हो गया इन सभी में। नेक्स्ट आएंगे अगला टर्म्स, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। इससे पहले ही हमने चर्चा किया कि जो अगुणित रहेगा उसे ही टिक लगाएंगे, यानी एन टर्म्स। और एन टर्म्स अगर पूछ रहा है मनुष्य में, तो कुल गुणसूत्र हो गया 46, और युग्मक जो बनेगा वो आधा होगा, आधा यानी कितना? 23। नेक्स्ट अगले टर्म में देखेंगे, इनमें से कौन अनप्रजक्त प्राणी है? अंडे देने वाले प्राणी कौन है? मुर्गी भी अंडे देते हैं, सांप भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, तो सही आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर हो, तो जब शरीर के बाहर हो तो उसको हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन। तो यहाँ पे देखेंगे बाह्य निषेचन कहाँ है, तो सही आंसर हो गया बाह्य निषेचन। नेक्स्ट अगला टर्म्स देखेंगे, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो जो शरीर के बाहर हो, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, ये खत्म, हिरन में भी आंतरिक निषेचन होता है, घोंगा में भी आंतरिक निषेचन होता है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? मेढक, यानी मेढक में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी कहने का मतलब द्विलिंगी पौधे नहीं है। तो द्विलिंगी जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों खिलते हैं, और कभी कभी पपीता में ऐसा नहीं होता है, तो इसे हम लोग एक लिंगी के रूप में श्रेणी में रखे हैं। तो पपीता जो है वो कैसे श्रेणी में आते हैं? उभयलिंगी पादप में नहीं है, यानी एक लिंगी प्राणी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि एक लिंगी है। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि उभयलिंगी नहीं है यानी एक लिंगी है, तो एक लिंगी के अंतर्गत आएगा हमारा क्या? घरेलू मक्खी, जो कि एक लिंगी में है। जोंक भी उभयलिंगी है, केंचुआ भी उभयलिंगी है, और फीता कृमि भी उभयलिंगी है।